अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात नहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू और इसमें हमारा जो उन्वान है वो गज़ल है मीर तकी मीर की, जो बड़ी तफसील के साथ हम मीर तकी मीर का तारुफ और फिर एक एक शेर की हम तशरीह कर चुके हैं। आज हम सफ़ा नंबर 126 पर जो मशक़ी सवालात दिए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। मशक़ी सवालात में अगर देखें तो पहले सवाल है में पहला तो सवाल है मुख्तसर जवाब दें। जो पहला सवाल है उसकी पहली जुज़ है इस गज़ल में रदीफ़ कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि रदीफ़ क्या होता है। रदीफ़ से मुराद है कि अगर हम मीर तकी मीर की गज़ल देखें तो इसमें रदीफ़ हस्ती अपनी हुबाब की सी है, लफ्ज़ की सी है। ये रदीफ़ है। क्यों रदीफ़ है? क्योंकि ये पूरी गज़ल में ये अल्फाज बार बार शेर के एख्तिताम पर आते हैं, ये बदलते नहीं। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। की सी है लफ्ज़ आ रहे हैं, तो मैं इधर दर्ज करूं। और इसकी भी आपको पहचान होनी चाहिए। जब गज़ल शायर लिखता है तो पहले ये यहाँ पर मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बनाती हूँ गज़ल का कि उसका जो पहला शेर है यानी मतला है उसमें जो रदीफ़ है वो 2 दफ़ा आएगी। अगले उसके जो अशार हैं उसमें पहले शेर में रदीफ़ नहीं आएगी, मैंने इसे डाट कर दिया, वहाँ पर रदीफ़ नहीं आएगी। उसके बाद जो अगले अशार हैं उनमें दूसरे शेर में रदीफ़ आएगी। हर गज़ल के शेर में दूसरे मिसरे में रदीफ़ आएगी, लेकिन जो पहला शेर है उसके दोनों मिसरों में रदीफ़ आएगी। ये आपके लिए पहचान के लिए ज़रूरी है कि रदीफ़ क्या होती है। रदीफ़ है कि जब कोई भी शेर लिखा जाता है उसके एख्तिताम पर गैर मुरद्दफ़ गज़ल भी होती है, बगैर रदीफ़ के भी गज़ल होती है, लेकिन ज़्यादातर गज़लों में रदीफ़ मौजूद होती है, काफ़िया रदीफ़ होती है। तो रदीफ़ क्या है? शेर के एख्तिताम पर ख़त्म होने पर कोई ऐसा लफ्ज़ जो पूरी गज़ल में दोहराया जाए, और दोहराने की मैंने आपको टेक्निक बता दी है। पहले गज़ल में 2 रदीफ़, पहले गज़ल के पहले शेर में 2 रदीफ़, अगले शेर के दूसरे मिसरे में, फिर अगले शेर के दूसरे मिसरे में, हर शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ़ होगी, पहले में रदीफ़ नहीं होगी। तो इस गज़ल में रदीफ़ कौन सी है? हस्ती अपनी हुबाब की सी है, तो हुबाब की सी है जो है वो 2 दफ़ा है। पहले शेर में वो मतला है, फिर अगले हर शेर के दूसरे मिसरे में है। मेरे ख्याल से अब आपको पहचान होगी। आप अपनी किताब की हर गज़ल खोलें और ये जो मैंने पहचान आपको बताई है वो वहाँ पर भी उसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम में ये जब सवाल आएगा तो आपको इसका जवाब देने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इस गज़ल में हमारी दूसरी जुज़ है। इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफ़ियों की निशानदही करें। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि काफ़िया होता क्या है। काफ़िया से मुराद है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड से मुराद है हम आवाज़ अल्फाज। गज़ल में वो अल्फाज जो हम आवाज़ होते हैं वो आए। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, तो इसमें लफ्ज़ गज़ल ये शेर है, इसके साथ मैं लिखूंगी हुबाब, और हुबाब के साथ है शराब। ये क्या है? ये काफ़िए है। ये मैं पहचान में आपको बता रही हूँ। हम आवाज़ अल्फाज हुबाब और शराब, और इनकी भी पहचान यही है जो मैंने आपको रदीफ़ में बताई कि पहले गज़ल का जो पहला शेर है उसमें 2 रदीफ़ आएंगे पहले दूसरे मिसरे में, फिर अगले जो अशार में है उनके हर शेर के सेकंड मिसरे में रदीफ़ आएगी। काफ़िए का भी यही रूल है, यही असूल है कि काफ़िया गज़ल के पहले शेर में 2 काफ़िए आएंगे और फिर हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया आएगा, पहले मिसरे में काफ़िया नहीं आएगा। आपने ये पहचान आपको याद हो। काफ़िया और रदीफ़ में फ़र्क आ जाता है, आपको MCQs में आ जाता है कि काफ़िया और रदीफ़ में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ये आपको सवाल ही आ जाता है कि रदीफ़ वो अल्फाज जो जूं के तू आए जिन्होंने बदलना नहीं। लफ्ज़ की सी है पूरी गज़ल में, ये नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही आएगा। और काफ़िया क्या है? काफ़िया से मुराद है हम आवाज़ अल्फाज जो आपस में वो अल्फाज एक जैसी आवाज़ रखते हों।
اب پوری غزل میں قافیے کون کون سے ہیں؟ سوال اصل میں ہمارا یہ ہے کہ اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں. میں پوری غزل کے قافیے جو ہیں ان کی نشاندہی کر دیتی ہوں، آپ 4 یاد کر لیں. حباب، سراب، گلاب، خواب، اضطراب، خراب، کباب، شراب. اور سارے الفاظ کیا ہیں؟ پہلے شعر میں 2، دوسرے شعر میں گلاب 1، تیسرے شعر میں خواب 3، چوتھے شعر میں اضطراب 4، 2، 3، 4 اور 5، اگلے شعر میں خراب، پھر اس کے بعد کباب، پھر شراب. یہ کافی ہیں، آپ کو اسے 4 یاد کر لیں. آگے ہماری اگلی جیم والی جز ہے. دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے؟ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، گلاب کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. آپ نے صرف لفظ گلاب نہیں لکھ دینا، آپ نے پورا جواب 2 لائن کا لکھنا ہے کہ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب سے تشبیہ دی گئی ہے. کیونکہ آپ کے ایک شعر کا جو مارکس ہے وہ 2 نمبر ہیں، تو اگر صرف لفظ گلاب لکھیں گے سب جواب ٹھیک ہوگا لیکن 0.5 ملیں گے. دال والی جز ہے. میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ تو آخری شعر ہے یہ، اس میں ہے میری نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. تو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ جواب لکھنا ہے. آپ نے لکھنا ہے میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب سے تشبیہ دی ہے، صرف لفظ شراب نہیں لکھ دینا. ہے والی ہماری جز ہے. شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ جواب ہے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں. حالت اب اضطراب کی سی ہے، اپنے تفصیل کے ساتھ لکھنا ہے. جواب آپ نے لکھنا ہے شاعر اضطراب کی حالت میں اپنے محبوب کے در پر بار بار جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال ہے. درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. اسٹوڈنٹس گجرانوالہ بورڈ میں جملے نہیں آتے، صرف جب آپ غزل لکھتے ہیں تو غزل میں آپ نے خود معنی لکھنے ہوتے ہیں. جب پیراگراف کی آپ تشریح کرتے ہیں تو تشریح میں جو الفاظ ہیں وہ انڈر لائن کیے ہوئے خط کشیدہ الفاظ آتے ہیں، آپ نے انہی کی تشریح کی معنی لکھ رہے ہیں. لیکن غزل میں ایسا نہیں ہوتا. غزل میں آپ نے حل لغت یعنی جو الفاظ کے معنی لکھ رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے لکھنے ہیں. تو یہاں پر الفاظ کے معنی کیا ہیں؟ ہستی، حباب، سراب، اوقات، اضطراب، خانہ خراب، نیم باز، مستی، یہ آپ کے الفاظ ہیں. اور ان کے آپ نے جب معنی لکھنے ہیں تو یہ معنی آپ کو الگ سے نہیں آئیں گے بلکہ آپ کو تشریح کے دوران آپ نے معنی لکھنے ہوں گے. ہستی سے مراد ہے زندگی، حباب سے مراد ہے بلبلہ، سراب سے مراد ہے دھوکہ یعنی آنکھوں کا دھوکہ. جیسے ہم کسی روڈ پہ جا رہے ہوں، جی ٹی روڈ پہ جا رہے ہوں یا موٹر وے پہ جا رہے ہوں تو ہم دیکھتے ہیں، یہ تجربے کی بات ہے، جو لوگ جاتے ہیں وہ اس بات کو فوراً سمجھیں گے کہ جب ہم جاتے ہیں تو دور سے موٹر وے پہ آپ جائیں تو دور سے آپ کو سڑک پر پانی دکھائی دیتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر تو پانی ہے، بارش ہوئی ہے آگے. لیکن آپ ذرا سی آگے جاتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو سورج کی شعاعوں کی وجہ سے وہ چمک تھی ایک. تو وہ آنکھوں کا دھوکہ ہمیں موٹر وے میں جاتے ہوئے سامنے نظر آتا ہے. اسے کہتے ہیں سراب یعنی کچھ نہ ہونا. سراب سے مراد دھوکے سے مراد کیا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ، کچھ نہ ہونا. مستی سے مراد ہے مدہوشی. اوقات حیثیت، وقت کی جمع کو بھی اوقات کہتے ہیں، حیثیت. اضطراب پریشانی، خانہ خراب بدقسمت. نیم باز آدھی کھلی ہوئی، نیم باز سے مراد ہے آدھی کھلی یعنی مدہوشی کی جو صورتحال ہوتی ہے اسے. اگلا ہمارا جو ہے نا وہ تیسرا کالم الف میں دیے گئے تیسرا سوال ہے. کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. تو یہ آپ کے ایگزام میں کالم والا کوشچن نہیں آنا، لیکن میں پھر بھی آپ کو اس وجہ سے کرواؤں گی کہ کہیں MCQs میں اس سے متعلقہ کوئی بھی سوال آ سکتا ہے. لفظ ہے ہستی، نمائش، پنکھڑی. میں ایک کالم پہلے پڑھوں گی پھر دوسرا کالم پڑھوں گی. ہستی، نمائش، پنکھڑی، آنکھیں، حالت، دل، مستی، آواز. دوسرا کالم ہے کالم بے، خانہ خراب، شراب، گلاب، نیم باز، کباب، حباب، سراب، اضطراب. اب ہم اس سے میچ کریں گے. میچ ایسے ہوگا کہ ہستی کو ہم کس کے ساتھ ملائیں گے؟ ہستی جو غزل میں بتایا گیا ہے، ہستی کس کی طرح ہے؟ پہلا ہمارا یہ جو شعر ہے اس میں بتایا گیا ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اس کو ہم نے اسی طرح ملانا ہے.
हस्ती को हबाब के पास, नुमाइश क्या है, नुमाइश शराब की सी है, पंखड़ी गुलाब की सी है, आंखें नींबाज हालत अब इज़्तिराब की सी है, दिल, दिल को किसके साथ में मिलाया गया है, कबाब, कबाब से, मस्ती को किसके साथ, शराब के साथ, आवाज़ खाना खराब के साथ। जो जितने मिसरे गज़ल में दिए गए हैं उन्हीं को उन्होंने कालिम अलिफ और कालिम बे में दे दिया गया है कि ये अल्फाज को मिलाया जाए। उसके बाद हमारा जो चौथा सवाल है वो है दर्जल मुरक्कबात, मुरक्कब की कौन सी किस्म है। ये आपको लाजमी आते हैं, चाहे आपको 9th क्लास में आए, चाहे आपको 10th क्लास में आए, ये MCQs में लाजमी आएंगे। पहले तो हम पढ़ते हैं मुरक्कब कौन से, चश्मे दिल, उसके लब, आतिशे गम, उसका दर्द। तो स्टूडेंट ये कौन सा मुरक्कब है, ज़रा ज़हन पे जोर डालें। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मुरक्कब होता क्या, मुरक्कब क्या है कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब है। मुरक्कब की फिर किस्में हैं, मुरक्कब अज़ाफ़ी है, मुरक्कब इत्फ़ी है, मुख्तलिफ़ किस्में, आप वो समझे। यहाँ पर अगर हम देखा है तो दो अल्फाज का आप कोई एक दो अल्फाज के दरमियान किसी एक लफ्ज़ का इजाफा करके उसे मुरक्कब बना दिया जाए, तो उसे आपस में जोड़ दिया जाए, आपस में ताल्लुक़ कायम कर दिया जाए, उसे कहते हैं अजाफा किया जा रहा है दो अल्फाज के दरमियान, मुरक्कब अज़ाफ़ी जी, मुरक्कब। अब मैंने ये यहाँ पे बड़ा मुरक्कब अज़ाफ़ी क्यों लिख दी है, उसकी वजह ये है कि चश्मे दिल मीम के नीचे जेर लगा के दिल और चश्म के दरमियान ताल्लुक पैदा किया गया है, इजाफा किया गया है लफ्ज का चश्मे दिल। जेर का मतलब क्या है, का या की लगाने के लिए हम जेर इस्तेमाल करते हैं। दिल की चश्म, दिल की आंख, ये हम रकबे अजाफी। उसके लब, अब जेर लगा के भी का या की वजाहत की गई है, तो इसमें भी के आ गया, उसके लब, तो ये भी क्या है मरकबे अजाफी। आतिश गम, आतिश के नीचे, आग के नीचे जेर लगाया गया है, गम की आतिश, ये भी की या का अजाफा है, इसलिए ये भी मरकबे अजाफी है। उसका दर, लफ्ज का लगा के अजाफा किया गया है, उसका दर, तो ये भी मरकबे अजाफी है। आपने मरकबे अजाफी की पहचान याद रखनी है ताकि इनमें से कोई भी लफ्ज आपको आ जाए, चश्मे दिल, उसके लब, आतिश गम, उसका दर, या कोई और आ जाए, तहरीक पाकिस्तान आ जाए, कोई और तहरीक कश्मीर आ जाए, कोई भी लफ्ज़ अर्ज़े पाक लफ्ज़ आ जाए जिसके नीचे ज़ेर हो और वो का या की के अजाफे के लिए वो ज़ेर इस्तेमाल की गई हो, तो आपको समझ होनी चाहिए कि वो अजाफा जो किया गया है वो मरकबे अजाफी है। स्टूडेंट्स अपना रजिस्टर लें, ये सारे चारों सवाल उस पर लिखें, फिर जिस बात की समझ ना आई कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।